नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एफसेक में। देखिए यूपी ट्रिपल एससी मंत्रा द्वारा चलाया जा रहा पेड गारंटी कोर्स आपको कंप्लीटली प्रोवाइड किया जा चुका है। जो भी पेड कोर्स ज्वाइन किए थे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मित्र अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं उसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जैसे ये जो गिवन नंबर है इस पर कॉल करके आप डेमो मांग सकते हैं। कंप्लीट डेमो मिल जाएगा। अभी प्राइस चल रही है 100 रुपीज़ में और अभी 199 रुपीज़ पेमेंट करके आप जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। ग्रुप में ये सारे PDF और लगभग 15 टेस्ट, 1 ईयर की करंट अफेयर, 250 क्वेश्चन और डेली क्विज जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो पब्लिक वीडियो है और लगातार हम ये जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो पब्लिक वीडियो है। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे आप देखिए पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था। जो भी मित्र अभी तक नहीं देखे हों वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म डिस्कस किया था। अब हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, इसमें देख लीजिए नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनके पीछे की कहानी के बारे में आपको पता ही होगा कि चाणक्य जो रहते थे घनानंद के दरबार में उनकी बेइज्जती की जाती है, इंसल्ट किया जाता है और शिखा पकड़ के उनको बाहर निकाला जाता है। वहीं से उन्होंने प्रण किया होता है कि एक दिन मैं इस वंश का सर्वनाश कर दूंगा। और चंद्रगुप्त को इन्होंने मतलब कुछ पैसे में खरीदा, कुछ रुपए में खरीदा होता है और उस हिसाब से इनको पूरा ट्रेंड करते हैं एक सम्राट बनाने के तौर पे। पूरी कहानी फिलहाल आप सभी को पता होगी। चलिए देखते हैं इसमें मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है। 2 स्रोत हैं इसके। पहला तो साहित्यिक स्रोत है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। अर्थशास्त्र है, इंडिका जूनागढ़ है और जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए। और मुद्रा राक्षस है। और देखिए पुरातात्विक जो साक्ष्य है स्रोत है उसमें अशोक के अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से और रुद्रदामन, किसमें से? रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। ठीक है, मौर्य वंश का विस्तार हम देख लेंगे कहाँ से। उत्तर में हिमालय से लेके, देखिए वर्ल्ड मैप अगर मतलब इंडिया मैप बनाना चाहेंगे इस हिसाब से तो ये उत्तर में हिमालय से लेकर इसमें दक्षिण में मैसूर तक पूरा फैला हुआ था। पूर्व में बंगाल से लेकर और उत्तर में हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, सॉरी ये उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ये वाला। ठीक है, और पूर्व में ये उत्तर में हिमालय। ठीक है, ये चीज़ें देख लेंगे आपको। अब देखते हैं इसमें अशोक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। अशोक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा है, अशोक के टाइम पीरियड 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, परिचय में देख लेते हैं। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक 273 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम शुभद्रांगी था। ये कई बार क्वेश्चन में रिपीट किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पत्नी जो थी महादेवी थी, ये शाक के कुलीन। देखिए शाक से एक चीज़ आपको याद हो रहा है क्या? गौतम बुद्ध जी का ये जो कुल था वो यही था। ठीक है, विदिशा की राजकुमारी, दूसरी पत्नी ने कारुवाकी, इलाहाबाद का जो स्तंभ अभिलेख है वहाँ से स्रोत से ये जानकारी मिलती है कि इनकी दूसरी पत्नी थी जिनका नाम कारुवाकी। पुत्र एवं पुत्री, पुत्र महेंद्र होते हैं, संघमित्रा पुत्री होती हैं और इन्हीं के द्वारा जब ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाते हैं तो इन्हीं के थ्रू होता है। ठीक है, फिलहाल आप सभी जानते होंगे और चीज़ें क्विक रिविजन में ये चीज़ें बता दी जा रही। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में। और ये क्वेश्चन आप अगर कह दें कि मोर देन 70 टाइम्स नहीं पूछा गया तो ये भी अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। लगभग 70 से ज़्यादा बार बहुत सारे एग्जाम में लगातार डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है। ये 261 ईसा पूर्व में ये इनके साथ घटना होती है। 8वें वर्ष जो राज्याभिषेक होता है, कलिंग पर ये अटैक करते हैं, जीत तो जाते हैं लेकिन इतना भीषण नरसंहार होता है, हर जगह ब्लडी ब्लड इनको दिखता है। तो यहाँ से इनका हृदय परिवर्तन होता है और इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में किया जाता है। और इसके बाद ये युद्ध वगैरह छोड़ देते हैं। देखो कंप्लीटली नहीं छोड़ते क्योंकि उसके बाद भी कई राज्यों पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी। बिना युद्ध के विजय प्राप्त नहीं हुआ था तो मतलब लेकिन ये था कि अब ये जो इस तरीके से जो हानि हुई थी, भीषण नरसंहार होता, उस तरीके से फिर किसी युद्ध में कार्य नहीं किया गया। अशोक का धर्म जो है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। निग्रोथ नामक भिक्षु द्वारा दीक्षित, उपगुप्त द्वारा भी दीक्षा प्राप्त करने का साक्ष्य मिलता है जो दिव्यावदान साक्ष्य से प्राप्त होता है। सारी चीज़ें प्रथम सम्राट इसने बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराने के लिए बौद्ध धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अब देखिए धर्म प्रचारक एवं गंतव्य स्थान से देखिए PDF देख आपको लग रहा हो कि एक पॉइंट हमारी टीम ने मतलब इसमें ऐड ऑन किया है और कोई भी पॉइंट यहाँ से छूटा नहीं है। ठीक है, धर्म प्रचारक गंतव्य स्थान। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। शोण एवं उत्तरातो को सुवर्ण भूमि भेजा। मंझंतिक को कश्मीर और गांधार भेजा गया था। ठीक है, अशोक के 7वें स्तंभलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों के आजीविकों के हितों में ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक का अभिलेख संख्या 14 क्या उल्लेख होता है इसमें देख लीजिएगा। अशोक पहला ऐसा शासक है जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है और चारों लिपि हम देख लेते हैं। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में देखते हैं। यह अभिलेख भारत में लिखी गई। खरोष्ठी लिपि क्या है? ये अभिलेख पाकिस्तान में लिखे। खरोष्ठी लिपि दाएं से मतलब इस तरीके से इधर लिखी जाती है। हम लोग कहाँ से लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं।
सकते हैं, ठीक है। अरमाइक लिपि थी, ये अफगानिस्तान में लिखी गई है और कई बार पूछा जा सकता है इस लिपियों का साक्ष्य किस किस स्थान से मिला है, तो ये देख सकते हैं। ग्रीक लिपि ये भी अफगानिस्तान को त्रिसीमा से मिली। देखिए अभिलेख कौन से हैं, क्या उल्लेख किया गया है, किस स्थान पर प्राप्त हुई है, वर्ष क्या था, ये आप देख लीजिए। शहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो 1836 ईस्वी में खरोष्ठी लिपि में लिखी गई और ये पेशावर पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है। मनशहरा अभिलेख जो है वो 1889 ईस्वी में प्राप्त हुई है, खरोष्ठी अभिलेख में ये भी है और ये हजारा पाकिस्तान से। गिरनार अभिलेख जो है वो 1822 ईस्वी में प्राप्ति हुई, इसकी ब्राह्मी अभिलेख में है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, काठियावाड़ गुजरात से प्राप्त हुआ है। काठियावाड़ मूवी भी देखा होगा आपने आलिया भट्ट की, फिलहाल तो गंगूबाई। स्तंभ अभिलेख, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। प्रयाग स्तंभ लेख सबसे पहले देखते हैं कि यह पहले कौशाम्बी, बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया था। और यहाँ भी जो लोग प्रयागराज से होंगे, फिलहाल तो ये सब चीज़ें दिखे हुई हैं, जल्दी एंट्री नहीं होती उस जगह पे जहाँ इनका अभिलेख वगैरह लिखा गया है, लेकिन कुछ आर्मी लोगों को एंट्री रहती है, उनकी फैमिली वालों को, तो बहुत सारे लोगों ने देखा। दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है टोपरा से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया और इस पर अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। ये पहला अभिलेख है जिसमें अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख है। दिल्ली मेरठ जो अभिलेख है यह स्तंभ मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। अगला देख लेते हैं रामपुरवा अभिलेख जो है वो चंपारण बिहार में इसकी प्राप्ति हुई थी। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल महोदय के द्वारा किया गया था। अगला देख लेते हैं इसमें पॉइंट, लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार से ही प्राप्त हुआ था। कौशाम्बी अभिलेख कौशाम्बी से प्राप्त हुआ था, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण लघु शिलालेख देख लेते हैं किस किस स्थान पे। देखो सारनाथ के बारे में जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब भारतीय एक तरीके से कहते हैं भारतीय चिन्ह में, राष्ट्रीय चिन्ह में यहाँ से लिया गया है। जैसे अशोक स्तंभ ही देख लेते हैं सारी चीज़ें। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, सांची जो है वो रायसेन मध्य प्रदेश में, रुमिनदेही जो अभी इस लघु शिलालेख वो नेपाल में, अर्रागुड़ी का है कुरनूल आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मगिरी अभिलेख जो देखने को मिला है वो आपका कर्नाटक में है, गुर्जरा जो है दतिया मध्य प्रदेश में, यहाँ मैं गया हूँ और यहाँ पर मैंने ये सब अभिलेख को भी देखा है। मास्की जो रायचूर आंध्र प्रदेश है, भाबरू जो है वो बैराट जयपुर राजस्थान में। देखिए अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे 7533894193 पे मैसेज कर सकते हैं या नीचे वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमारा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एस मंत्रा का ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है, क्या है, ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोगों को। बहुत सारी जानकारी जो गवर्नमेंट के अपडेट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, कट ऑफ, ये सब सारी चीज़ें दी जाती है और लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर जड़ित जानवर कौन कौन से देख लेते हैं। इसमें लाल बलुआ पत्थर और पालिशदार स्तंभ से बनाया गया है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा रामपुरवा लौलिया नंदनगढ़ बसाद, इसमें एकल शेर की प्राप्ति हुई है, जबकि रामपुरवा द्वितीय में शीर्ष पर एकल सांड प्राप्त हुआ है, मतलब उल्लेख किया गया है, उसको चित्रकारी की गई। सारनाथ सांची में 4 शेरों का उल्लेख किया गया है। देखिए 3 दिखाई पड़ते हैं सामने से, चौथा पीछे रहता है वो नहीं दिखाई पड़ता, या किसी तरीके से देखेंगे तो एक तरफ का छूट जाएगा, लेकिन इसमें शेरों की संख्या 4 है। 1950 में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना, अभी इसी का मैं बात कर रहा था। मध्य भाग में 24 तीरों वाला अशोक चक्र, ठीक है। संकीचा जो है वहाँ पे एकल हाथी, जो इसमें प्रतिमूर्ति बनी हुई है वहाँ पे एकल हाथी का उल्लेख किया गया है और चित्रकारी की। अशोक की स्तूप बुद्ध या बुद्ध संतों की स्मृति में उनके शारीरिक अवशेषों पर उनकी अस्थियां तथा उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाई है। देखिए बुद्ध के जो वो था, बुद्ध का जो शव था या मिट्टी था या एक तरीके से जलाने पर जो सारे अवशेष बने थे उन्हीं के ऊपर स्तूपों का निर्माण किया गया। ये बुद्ध ने अपने जीवन में जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया उनके ऊपर इसका स्तूप का निर्माण किया और मैक्सिमम स्तूप जो है अशोक ने ही निर्माण करवाया है। इसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे प्राचीनतम स्तूप पिपरावा स्तूप जो कि क्या है, उत्तर प्रदेश में। सांची का स्तूप जो है वो रायसेन मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित है और 1888 में टायलर द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके 3 स्तूप है, कौन सा, महास्तूप, काला स्तूप और स्तूप, ठीक है। ये पिक्स के माध्यम से एक चीज़ें देख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। भरूत स्तूप है, ये सतना मध्य प्रदेश में और अशोक द्वारा निर्मित नींव रखी गई थी, लेकिन पुष्यमित्र शुंग द्वारा पूर्ण कराया गया था, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि मैक्सिमम अशोक द्वारा बनाया गया, लेकिन कुछ कुछ में अदर वंश के राजाओं का भी हाथ रहा है। 1873 में अलेक्जेंडर कलिंगम द्वारा खोज की गई थी, यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। स्तूप के विभिन्न भाग में देख लेते हैं। तोरण द्वार, वेदिका, अंड, शांति का प्रतीक और हर्मिका और छत्र, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें आप देख लेते हैं मौर्यकालीन प्रमुख तीर्थ देख लेते हैं। प्रमुख तीर्थ क्या है, तीर्थ उनको बोला जाता है, जैसे अर्थशास्त्र में जो सबसे उच्च अधिकारी थे महामात्र थे तो उनको तीर्थ की संज्ञा दी गई। तीर्थ वो अरे आपका जो धार्मिक स्थल होता है वहाँ पे जाने वाला सिर्फ चीज़ नहीं होती, तीर्थ की संज्ञा इन्हें भी दी गई है, महामात्रों को भी, ठीक है।
चलिए समाहर्ता में देख लेते हैं, समाहर्ता किनको बोला जाता था। समाहर्ता आपका हो गया राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, सन्निधाता हो गया राजकीय कोषाध्यक्ष हो गया, प्रतिष्ठा की संज्ञा किसी दी जाती थी तो फौजदारी न्यायालय का जो प्रमुख होता था उसे प्रतिष्ठा की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। कर्मांतिक क्या था, कर्मांतिक इसमें थे कि उद्योग धंधों का जो प्रधान थे। दौवारी क्या थे, राजमहलों की देख करने वालों को दौवारी की संज्ञा दी गई थी। या आठवीं क्या था, ये देखिए मैं अभी टिक भी कर दूंगा इसमें कौन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। आठवीं वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। प्रशासक राजकीय कार्य कागजों की सुरक्षित देख रेख वाला व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख। देखिए इसमें समाहर्ता कई बार पूछा गया, आप एग्जाम देते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा। इसको पूछा गया, ये वाला पूछा गया और ये आठवीं पूछा गया है। तो ये 4-5 को आपको डेफिनेटली याद रखना है, रिविजन सबका करना। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसमें। तीसरी जो बौद्ध सभा हुई थी, महासभा हुई थी, अशोक के काल में होती थी। आपको मैंने बताया था राजा महाराजा जब वैश्य शब्द का काल है। पटाव मत पाटलिपुत्र में होता है, मुगले पुत्र तिष्य होते हैं और इसकी जो सम्राट होता है जिनका शासनकाल होता है अशोक होता है। तीसरा, ठीक है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो वाद शुद्ध से लिया गया है। अशोक की शिलालेखों की संख्या 14 एवं स्तंभलेखों की संख्या 6, इसको भी आपको याद रखना। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी? शुंग वंश की स्थापना की थी, तो ये आपको याद रखना है। अशोक का सबसे जो छोटा स्तंभ था रुमिनदेय स्तंभ था, स्तंभलेख था। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के द्वारा अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की थी। और ये जहाँ जहाँ मतलब बौद्ध जी का वो था गंतव्य स्थल था, वहाँ ये सारी मतलब जो है फैसिलिटी दी गई थी। कर में काफ़ी कम प्रावधान था और ये सब सारी चीज़ें थी। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है, याद रखना है। राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया, मतलब यहाँ से इनका उल्लेख मिलता है। इन दोनों गिवन नंबर पे आप करके डेमो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो से आपको लग ही जा रहा होगा कि हाँ किस चीज़ से सारा कंटेंट मेक किया गया है और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, गुप्त वंश में देख लेते हैं। गुप्त वंश में देखिए मौर्य साम्राज्य पतन हो गया है। मौर्य साम्राज्य अभी इसमें देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हुई थी और उसके बाद देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं वो चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस की जाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं आप। मौर्यों के पतन के पश्चात श्रीगुप्त महाराजा की उपाधि धारण की तथा 275 ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश एवं बिहार, क्योंकि गुप्त कालीन अधिकांश मुद्राएं यहीं से प्राप्त हुई है। गुप्त राजवंश में देख लेते हैं, ठीक है। गुप्त राजवंश में देख लेते हैं गुप्त वंश का जो इतिहास है। गुप्त वंश के इतिहास को जानने के लिए स्रोतों के रूप में साहित्यिक स्रोत, साक्ष्य अभिलेख के रूप में विदेशी यात्रियों का विवरण का सहारा लिया जाता है। और इसमें देख लेंगे एक चीज़ और है कि साहित्यिक स्रोत, सबसे पहले देख लेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देखिए वायु पुराण। देखिए हम लोग एक चीज़ कहते हैं पुराण वगैरह सुनते हैं तो उसमें हम बार बार ये भी सोचते होंगे, जिन्होंने सुना होगा उनको तो फिलहाल जानकारी होगी, लेकिन किन चीज़ों का उल्लेख किया जाता है तो फिलहाल यही चीज़ें होती हैं जिनका उल्लेख किया जाता है। वायु पुराण में जैसे गुप्त वगैरह के मत्स्य और मौर्य वगैरह के। मत्स्य पुराण कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस से गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ जो आर्य मंजूश्री है, मूल कल्प है, वसु बंधु चरित से, इनसे भी उल्लेख मिलता है गुप्त साम्राज्यों का। विदेशी विवरण फायन, वेंशंग और अरवल। चलिए सबसे पहले गुप्त जो शासक है उनको इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है क्या समुद्रगुप्त के बारे में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और लेख भी बहुत बेहतर तरीके से हुआ है। देखिए एक चीज़ है कि जो गुप्त साम्राज्य दिया गया है आपके सिलेबस में, गुप्त साम्राज्य, और उसके बाद सीधा सीधा उल्लेख है समुद्रगुप्त के बारे में। तो हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे कि हम कंप्लीट आपको गुप्त वंश पढ़ा देंगे, जो जो आपका है उसमें सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है समुद्रगुप्त में 350 से 375 ईस्वी तक इनका जो साम्राज्य शासनकाल था वो है। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से प्रारंभिक भाग के 4थे श्लोक में उत्तराधिकारी के रूप में इनका वर्णन किया गया है। अगले देख लेते हैं आर्यवर्त। इसने आर्यवर्त उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा दक्षिणावर्त दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिला लिया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे अपने जो बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बहुत बार आपने सुना होगा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन वो था कि जो युद्ध हारा ही नहीं था, अपनी ज़िंदगी में युद्ध हारा ही नहीं था, तो इसलिए इनको नेपोलियन की संज्ञा दी थी। और समुद्रगुप्त के साथ भी यही था कि ये युद्ध हारते ही नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें थी। विंसेंट स्मिथ ने वी स्मिथ में इनको बोला जाता है, वी स्मिथ भी बोला जाता है। अर्ली हिस्ट्री बुक का भी नाम याद रखना है। समुद्रगुप्त को वीरता एवं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। इन्हीं युद्धों में प्रयोग की गई नीति को प्रशोभोद्धरण की संज्ञा दी गई। कई सिक्कों पर समुद्रगुप्त को कांच के नाम की भी संज्ञा दी गई है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांच के नाम से किस गुप्तकालीन शासक का उल्लेख किया गया है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला देख, कई सिक्कों समुद्र, हाँ ये हो गया। दरबारी का भी मुख्य हरिशेन था, ये कई बार पूछा जा गया है, ठीक है, याद रखना है।
जिसने इलाहाबाद के प्रशस्त लेख में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया। ठीक है, ये फिलहाल आपको याद हो गया। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीट हमारा कोर्स इस टाइम 100 रुपीज़ में ऑफर में ही मिल रहा है, तो ये आप लोग कर सकते हैं 99 रुपीज़ का पेमेंट करके। कंप्लीट इसमें आपको पूरा ये सब्जेक्ट कवर किया गया है, साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है, 1 ईयर करंट अफेयर है, 250 क्वेश्चन है, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक आपका क्विज टेस्ट भी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें समुद्रगुप्त द्वारा चलाई गई 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का वर्णन मिलता है। गरुड़ में गरुड़ सर्वाधिक है, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध, वीणा वादन, व्याघ्रता, और इसमें वीणा का प्रयोग करते हुए इनके सिक्कों पर भी उल्लेख किया गया है, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, यह ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए सर्वराजुच्छेता का मतलब सभी राज्यों पे विजय प्राप्त करने, सभी राज्यों पर विजय प्राप्त करने वाला, तो इसी का मतलब होता है, और सिर्फ इन्हीं के लिए ये इस शब्द का उल्लेख किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। चीनी स्रोत से इसका प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक एवं विस्तारवादी। समुद्रगुप्त की संगीत प्रेमी था, क्योंकि इसके द्वारा चला गया सिक्कों पर इसकी वीणा, अभी मैंने बताया, बजाते हुए चित्रों का अंकन किया गया। अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए हम सिलेबस की अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ना कि कंप्लीट गुप्त वंश पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से जो जो उल्लेख किया गया उसी के हिसाब से सारी चीज़ों को आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपसे जो क्वेश्चन वगैरह है वो सब भी डिस्कस करेंगे, आंसर की भी बताएंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को और जल्दी तेजी से देखें, वीडियो को आप 1.25 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग देखते भी हैं, तो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त की उपाधि धारण की थी एवं उसे देवगुप्त प्रथम भी कहा जाता था। इसने रुद्रसेन की मृत्यु के बाद वाकाटक राज्य को अपने मिलाकर उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी। ठीक है, वैवाहिक संबंधों से अपना साम्राज्य विस्तार करने वाला प्रथम शासक यही थे। और उसके बाद आपको कौन मिलेगा इन सब के बाद, देखिए वैवाहिक संबंधों से फिर उसके बाद अकबर मिलते हैं। इन्होंने कई जगह पे अपनी शादी की थी। पहला राजपूत कछवाहों शासकों से इन्होंने शादी की थी, जहाँ से जोधा भाई जो आप नाम पढ़ते हैं, ठीक है, वहीं से मतलब सबसे पहला होता है। तो इन्होंने जो इनके बाद अकबर भी थे, जो वैवाहिक संबंधों से अपना साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किए थे, तो वो सारी चीज़ें थी। चलिए अगला देख लेते हैं इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसने मालवा और गुजरात के शक शासकों को पराजित किया था। शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह गुप्त साम्राज्य के पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, याद रखना है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ये पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए, जिसको गुप्त काल में रूपक कहा गया। रूपक का भी कई बार पूछा गया है कि गुप्त काल में जो रूपक शब्द था उसका संबंध किससे है, तो ये क्या संबंध है, मुद्रा से, चांदी की मुद्राओं से। ठीक है, चलिए अगला डिस्कस, स्वर्ण सिक्कों को दिनार की संज्ञा दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए अगला डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली स्तंभ से लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगदेश, बंगाल, बाहलिक, संभवतः हिंदुकुश पर्वत पर बल्ख पर विजय प्राप्त की थी। इसी के समय चीनी यात्री फायान आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और लगभग मोर देन 70+ एग्जामों में लगातार पूछा जाए, डिफरेंट 70 टाइम्स पूछा जा चुका है। फायान किसके शासनकाल में आता है, तो CH द्वितीय, याद रखना आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो इसको विक्रमादित्य के नाम, शक को विजेता तथा शकों को हराने के कारण सकार की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। बहुत सारे मंदिरों को मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया कि बहुत सारे मंदिरों का जो भयाव और एक बड़े मतलब बृहद मंदिरों का आप उल्लेख देखते हैं आज भी अपने इंडिया में और अदर जगह भी, अदर देशों में भी। तो सबसे ज़्यादा इसकी जो हुई थी, जिसका निर्माण हुआ था, वो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इस पे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। 510 ईस्वी में इसका उल्लेख हुआ था। और आगे देख लेते हैं इसी में, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे वो कौन थे और इनके वर्ग क्या थे। कालिदास इसमें सर्वप्रमुख नवरत्न थे। धन्वंतरी जो थे ये चिकित्सक के रूप में थे, और कई बार पूछा गया धन्वंतरी, वराहमिर्च, अमर सिंह, बेताल भट्ट, ये सब लोग किसके दरबार में थे, तो आपको याद रखना है CH द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। वराहमिर जो खगोल शास्त्री ज्योतिषी थे, और अमर सिंह जो थे कोशकार थे, डिक्शनरी निर्माण करता, और छप्पड़क जो थे फलित ज्योतिषी थे, शंकु जो थे वास्तुकार थे, वेताल भट्ट जादूगर थे, और वेताल पचीसी आपने देखा होगा, वेताल पच्चीसी,
तो ये इसी के ऊपर उल्लेख किया गया है कि ये पीठ पे बैठा के लेके चलते हैं, बीच बीच में उड़ जाता है वो। तो ये धारावाहिक या जो नाटक है वो आपने देखा। घटकर पर जो थे कूटनीतिक थे, वरु रुचि जो थे वे व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आएगा। अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया जा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण में कुमारा मात्य पदाधिकारी को सर्वश्रेष्ठ वर्ग था, हरिशेन समुद्रगुप्त संधि विग्रह, जबकि वीरसेन चंद्रगुप्त का संधि विग्रह था। ठीक है, हरिशेन किसका संधि विग्रह था? समुद्रगुप्त का, और वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, याद रखना है क्योंकि कई बार इसमें डाउट हो जाता है। प्रांतीय प्रशासन के मुखिया को उपरी, गोप्ता, भोगपति आदि नामों से जाना जाता था। जिला या जनपद को विषय बोला जाता है और इनका जो प्रधान अधिकारी था उसको क्या बोला जाता था? विषयपति। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रमुख ग्रामिक कहलाता है। तो गुप्त काल में ही प्रथम बार नगरों तथा ग्रामों में अस्थायी शासन का विकास किया, जो कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में हजारों वर्षों पूर्व पहले देखे थे। ग्राम सभा को वास्तविक आधार दिया गया। पाटलिपुत्र में विनिमय का माध्यम कौड़ी था और कौड़ी का जो प्रचलन था वो बहुत बाद तक भी देखा गया था। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं हर्षवर्धन राजपूत काल एवं सल्तनत। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ी होगी, जैसे पिछला वीडियो 51 मिनट का था लगभग, तो हम ये तीनों चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धन राजपूत काल एवं सल्तनत काल, कोशिश करेंगे कि इसमें हर्षवर्धन राजपूत काल तक कंप्लीट करें, देखते हैं। और सबसे पहले हम हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा तेजी से करेंगे ताकि चीज़ें जल्दी से कवर हो जाएं। जानकारी सूत्र, चीनी यात्री वेनशांग के द्वारा यात्री को राजकुमार बोला जाता है, किसको? वेनशांग को। और विवरण बाणकृत द्वारा हर्षचरित जो और हर्षवर्धन कृत नागानंद, मतलब हर्षवर्धन नागानंद की रचना की थी, उसमें भी इसका उल्लेख है। रत्नावली में प्रदर्शित किया। हर्षवर्धन की कौन कौन सी है? नागानंद है, रत्नावली प्रदर्शित किया। अभिलेखों, सिक्कों, मुद्राओं के द्वारा इनका उल्लेख किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में 606 ईसा पूर्व में 16 वर्ष की आयु में शासक बनते हैं, कौन? हर्षवर्धन। उपाधि इनको शिलादित परम भट्टारक की दी जाती है। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करते हैं। इन्हीं से के शासन में हर्षवर्धन, देखिए इसमें हर्षवर्धन को याद करने का एक दो चीज़ें हैं कि किसके शासन में आते हैं। तो ह से हर्षवर्धन हो जाते हैं, ह से क्या आ जाते हैं? वेनशांग हो जाते हैं, वेनशांग हो जाते हैं। तो इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, ये चीज़ें कई बार पूछी जाए इसलिए इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पुस्तक शियू की थी, किसकी? वेनशांग की। हर्ष के समय प्रति 5 वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था और यहीं से प्रयाग को प्रयाग का नाम मिलता है, और जिसे महामोश परिषद कहा जाता था। ये परिषद ऐसे लिखा जाएगा। वेनशांग छठे समारोह में स्वयं उपस्थित हुआ था। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इसकी जानकारी का स्रोत रवि कीर्ति के अहवल अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में, कहाँ, किस राज्य को छोड़कर? कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में हर्षवर्धन का अधिकार था। यह भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, ऐसा माना जाता है। शिव, सूर्य एवं बुद्ध को प्रमुख देवता के रूप में स्थान, किंतु शासन का अंतिम दिनों बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी बन जाते हैं, कौन? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन, क्योंकि टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते बीच में लोग भूल भी जाते हैं। हर्षवर्धन किसमें? नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हर्षवर्धन कालीन प्रशासन, कैसा प्रशासन था इसमें देख लेते हैं। हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक महाराज महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद में मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता है, अमात्य की नियुक्ति की जाती थी। ये पॉइंट आपको याद हुआ होगा। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को क्या बोला जाता है? प्रांत को क्या बोला जाता है? भुक्ति बोला जाता है। प्रत्येक भुक्ति का शासक स्थानीय उपरी कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, जिसे विषय भी कहते थे। इसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे, इसको क्या बोला जाता है? आधुनिक तहसील। तो ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपटलिक, और पिछला हमने देखा कि ग्रामिक भी बोला जाता था, किसमें? गुप्तवंश में। और इसमें ग्राम छपटलिक बोला जाता था। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, पुलिस कर्मियों को चाट या भाट की संज्ञा दी गई थी। दांडिक जो दंड देने के अधिकारी थे उनको दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। हर्षवर्धन के प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का शब्द है। हर्षवर्धन के समय शासन व्यवस्था का स्वरूप जो था वो राजतंत्रात्मक था। और जब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, जैसे लोअर पीसेस वगैरह का एग्जाम होता है, तो कई सारे पॉइंट के हिसाब से देते हैं कि हर्षवर्धन का कालीन ये था, ग्राम को ग्रामिक या ग्राम छपटलिक बोला जाता था, और कई सारे ऑप्शन देते हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें, सत्ता का स्वरूप क्या था? राजतंत्रात्मक था। राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास रखता था। हर्ष ने पदाधिकारी को शासन पत्र द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। तो ये चीज़ें याद रखना है। अब देखते हैं हर्षवर्धन के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद, तो इसमें भंडी थे प्रधान सचिव, सिंहनाथ थे प्रधान सेनापति, कुंतल थे अश्वसेना का प्रधान, और स्कंदगुप्त थे गजसेना का प्रमुख। देखिए आप सभी से एक गुजारिश है, आप सभी मित्रों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को एटलीस्ट 5 से 10 लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि ये चीज़ें मैक्सिमम जो हमारी टीम
डेडिकेट होकर बना रहे हैं तो इसका बेनिफिट उनको वीडियो के माध्यम से जरूर मिल पाए। अगर वो कोर्स नहीं फिलहाल हमने इतना कम प्राइस रख दिया है कि ये हर कोई गरीब बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो चीज़ें जल्दी से रिवाइज हो गई। अब देखिए हर्षवर्धन जो प्रमुख अधिकारी थे वो कौन कौन थे। महासंधि विग्रहाधिकृत, ये युद्ध एवं शांति का मंत्री थे। लेकिन यहाँ पे देख के लगता है कि जैसे ये किसी विषय का अनुच्छेद वगैरह ये सब सारी चीज़ें करते होंगे, संग्रह करते होंगे। महाबलाधिकृत सर्वोच्च सेनाधिपति थे। कुमारामात्य की नियुक्ति राजकुमार का परामर्शदाता था। ऊपरी के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है तो याद रखना है आपको। ऊपरी प्रांतीय गवर्नर हुआ करते। विषयपति जिलाधिकारी होते थे। वर्तमान के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्षकेश में मथुरा सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, ठीक है। कई बार मथुरा कला का केंद्र भी रहा है, पीछे आपने देखा भी होगा। हर्ष के काल में साहित्य का विकास। हर्ष के दौर में अनेक कवि थे जिनके द्वारा लिखे गए संग्रह को जातक माला के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जातक माला। हर्ष के 3 प्रमुख धावक के नाम से थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का। अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि जो उल्लेख भी मिलता है इसी के माध्यम से मिलता है। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की थी। धर्मकीर्ति द्वारा क्या हुआ था, रत्नकूट, सूत्र एवं सर्वदर्शन का उल्लेख किया गया था, मतलब रचना की गई थी। मयूर द्वारा सूर्य शतक की रचना और भर्तृहर द्वारा भर्तृहर शतक की रचना की गई थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखना प्लीज़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पॉइंट जो देख लेते हैं वो है राजपूत काल। राजपूत काल के बारे में देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 12वीं सदी तक काल उत्तर भारत के इतिहास में समतल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। और भारत में इसी काल में गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमान, चालुक्य, चंदेल, गहड़वाल आदि राजाओं की उत्पत्ति हुई थी। आदि राजा थे। देखिए राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे विवादित चीज़ें हैं और किसी एक मत के पक्ष में कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए जितने भी पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं। राजपूत शब्द पुराणों और बाण के हर्षचरित में भी आता है। ग्वालियर एवं ऐहोल अभिलेख में तथा पृथ्वीराज रासो के द्वारा राजपूतों के बारे में भी जानकारी मिलती है। चंद्रबरदाई जो थे उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी और इसका उल्लेख, इसका जो प्रश्न में पुनरावृत्ति है मोर देन 100 टाइम्स सोचिए डिफरेंट एग्जाम में, तो कई बार पूछा जाता है, याद रखना आपको। राजपूतों को माउंट आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से माना जाता है, इनकी उत्पत्ति जो मानी जाती है। जबकि डॉक्टर वी स्मिथ ने इसे कुषाण तथा भारतीयों के मिश्रण के रूप में बताते हैं। तो फिलहाल तो किसी एक को कंप्लीटली संज्ञा नहीं दी गई, लेकिन मत के आधार पर माना जाता है चीज़ें। पहला देखते हैं प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था। इसकी सबसे प्रमुख शाखा जो थी उज्जैनी में थी। अभिलेखों में अबू जैद तथा अल मसूदी जैसे अरब लेखकों द्वारा कृतियों पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रतिहार गुर्जर जात के थे। कन्नौज विजय करने से पहले जो गुर्जर थे अवंत के स्वामी हुआ करते थे। नागभट्ट प्रथम राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग से कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में पराजित हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था मिहिर भोज था और राजा भोज की जो संज्ञा दी जाती है इन्होंने अपनी राजधानी कंजो में बनाई थी। मिहिर भोज विष्णु भक्त था। विष्णु के सम्मान में आदि वराह की भी उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके समय में सुलेमान अरब यात्री भारत आया था, ठीक है। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है। मिहिर भोज के पुत्र उत्तराधिकारी महेंद्रपाल को निर्भय राज भी कहा जाता है। कर्पूर मंजरी एवं काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास के लेखक राजशेखर महेंद्रपाल के गुरु थे। तो इन सब की रचना किसने की थी? राजशेखर ने। इस वंश का अंतिम जो शासक था संभवतः यशपाल थे। कन्नौज के गहड़वाल वंश देख लेते हैं इसमें, कन्नौज को गहड़वाल वंश में देख लेते हैं। और गुर्जर प्रतिहार के पश्चात कन्नौज में चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? कन्नौज में की थी, चंद्रदेव ने की थी गढ़वाल वंश की स्थापना। यहाँ के नरेशों को काशी नरेश भी कहा जाता था। चंद्रदेव 1080 ईस्वी से 1010 ईस्वी तक शासन किया था। महाराजा धिकार की उपाधि धीराज होना चाहिए, ठीक है। उपाधि 1193 ईस्वी में हुए प्रसिद्ध चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया एवं उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार हिंदू शासकों के अधीन कन्नौज प्राचीन राज्य इतिहास समाप्त हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बुंदेलखंड का चंदेल वंश। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, याद रखना है, कई बार पूछा जाएगा। नन्नू की इस वंश का पहला शासक था। चंदेलों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। और खजुराहो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बहुत सारे ये जो मंदिर है, मंदिर चित्रकारी है और कई सारे गुहा अभिलेख हैं, ये सब सारे को सभी चीज़ों की प्राप्ति हुई यहाँ पे। और हर्ष का वो आगे हम डिस्कस करेंगे। हर्ष का पुत्र उत्तराधिकारी यशोवर्मा एक पराक्रमी शासक था जिसने कालिंजर को जीता और महोबा को राजधानी बनाया। यहीं से आल्हा और उदल जिनका आप उल्लेख मानते हैं अगर इतिहास में, तो आल्हा उदल यहीं पे महोबा में ही रहे हुआ करते थे, महोबा के शासक के अंतर्गत। यशोवर्मा ने खजुराहो में विशाल विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया था। और आपको ये चीज़ जान के बहुत ही वो होगा
कि केवीसी में 6,20,000 का, केवीसी में 6,20,000 का ये प्रश्न पूछा गया था। 6,20,000 का ये प्रश्न पूछा गया था। खजुराहो मंदिर में विशाल विष्णु मंदिर कहाँ पे है, तो ये एमपी के मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसमें देख लेते हैं, एक मिनट। कदम राजवंश के संस्थापक मयूर शर्मन को 1800 मेघयत कराने का श्रेय मिलता है। पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति का अभिलेख रवि कीर्ति है, जिसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी एवं भाषा संस्कृत है। इसी अभिलेख में कालिदास में भारवी की साथ साथ रचना का वर्णन है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें यशो वर्मा का, देखिए सल्तनत काल स्टार्ट नहीं करेंगे, परेशान ना होइए, सल्तनत काल के पहले का सारा चीज़ें डिस्कस कर लेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, यशो वर्मा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी धम्मदेव था। इन्हीं ही चंदेलों का वास्तविक शासक, स्वाधीनता का संस्थापक माना जाता था। और मुझे लगता है हिस्ट्री में 3 वीडियो लगेंगे एटलीस्ट। परमरदेव अंतिम चंदेल शासक था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। अंत में 1305 ईस्वी में चंदेल राज दिल्ली में मिला गया। आल्हा उदल प्रसिद्ध सेनानायक चंदेल दरबार में ही रहते थे। चंदेल शासकों में सर्वप्रथम जो धंग ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर दी। मालवा का परमार वंश देख लेते हैं। मालवा का परमार वंश कहाँ से हो जाता है? मालवा का परमार वंश भी कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्यों के खंडहरों पर बना। 820 ईस्वी में उपेंद्र ने इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश का सर्वप्रसिद्ध शासक राजा भोज था। यही है भोज, वो पिछला जो हमने बता रहे थे वो नहीं है। भोज ने उज्जैन के स्थान पर धार को अपनी राजधानी बनाई थी और इन्हीं के वो में कहा जाता है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतेली। ठीक है, तो समरांग सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग श्रुत वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व आदि की रचना इन्होंने की थी। और अजमेर व दिल्ली का चौहान वंश देख लेते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमने इसमें समावेशन किया है। अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश लगभग 7वीं शताब्दी में सांभर अजमेर के आसपास के क्षेत्र में वासुदेव ने शाकंभरी चौहान राज्य की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान के राज्यकवि चंद्रप्रदाय किसके राज्यकवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासों की रचना की। 1191 तराइन के पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं, लेकिन अगले ही वर्ष जो 1192 में होता है उसमें ये हार हो जाती है इनकी। और सबसे पहली भूल इनकी होती 1191 में, ये चाहते तो इनको मार सकते थे। किसको? इन्हीं को, मोहम्मद गोरी को। तो ये कहानी ही खत्म हो जाती, जो इतना लूटपाट दुनियादारी इन्होंने किया था, ये सारा खेल ही खत्म हो गया था। ठीक, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। पाल वंश की स्थापना देखिए, स्थान जो था बंगाल प्लस बिहार में। संस्थापक गोपाल थे। इसकी राजधानी मुंगेर थी। गोपाल भारत के इतिहास के एकमात्र राजा जिसे जनता ने चुना था। अंतिम राजवंश जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिए, ये कौन से थे? पाल वंश थे। महत्वपूर्ण राजा देख लेते हैं इसमें पाल वंश में। धर्मपाल, इसने विक्रमशिला बौद्ध विहार की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी ने कन्नौज संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। और त्रिपक्षीय संघर्ष अगर मैं आपसे पूछूं तो किसके किसके बीच हुआ था? चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा, इसमें ये गुर्जर प्रतिहार, पाल शासक और किसके बीच में हो जाएगा? राष्ट्रकूट के बीच में। किसके बीच में हो जाएगा? राष्ट्रकूट के बीच में। और ये होता कब है? ये 784 से 850 ईस्वी तक चलता है। और इसमें किसकी विजय होती? इसमें गुर्जर प्रतिहार की विजय हो जाती। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। उसने परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीरज आज की राजसी उपाधि धारण की थी। इनकी राजभाषा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। राजा रामपाल के दरबार में संध्याकर नंदी नामक विद्वान रहते थे। इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है रामचरित संस्कृत में। ओदंतपुरी बिहार प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। ठीक है, कश्मीर के राजवंश देख लेते हैं इसमें। कल्हड़ की तरंगड़ी से जानकारी मिलती है। तो जो राजतंगड़ी के जो लेखक हैं कल्हड़ है, कहाँ की जानकारी मिलती है? कश्मीर के राजवंश की जानकारी मिलती है। 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के कश्मीर के 3 राजवंशों, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कई बार पूछा गया है कि कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश किस वंश से संबंधित है? कश्मीर के राजवंश हैं। कारकोट वंश जो है का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ था, इनको याद रखना है, जिसने सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, कलश का पुत्र एवं उत्तराधिकारी हर्ष लोहार वंश ने राजतंगड़ी के लेखक कल्हड़ को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो राजतंगड़ी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे। और इन्होंने किसके दरबार में थे? ये के थे? हर्ष, जो लोहार वंश के हर्षवर्धन नहीं। ठीक है, गुजरात का जो सोलंकी वंश है उनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। इस वंश के संस्थापक मूलराज ने
अनहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके पश्चात चामुंडराज एवं दुर्लभ राज ने शासन किया। दुर्लभ राज के भतीजे भीम प्रथम ही थे। अब इनके बारे में बताएंगे हम कि शासन काल में ही लगभग 1025 से 1026 के बीच में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जब महमूद गजनवी ने 1025 से 1026 पर अटैक किया था गुजरात में, तो किस वंश का शासन था? तो सोलंकी वंश का शासक था। या शासक पूछता है तो भीम प्रथम वहाँ के शासक थे। ठीक है। अजय पाल के पुत्र मूल राज द्वितीय ने 1178 में आबू पर्वत के समय मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रकूट वंश, और एक दो पॉइंट और है इसमें। राष्ट्रकूट वंश सर्वाधिक मान्य विचार यह है कि मानखेड़ के राष्ट्रकों या राठिकों के वंशज थे। अशोक के अभिलेखों में भी उल्लेख है। दंतदुर्ग के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों का महत्वपूर्ण दंतदुर्ग के ही अधीन आरंभ होता है। इसने मानखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। किसको? मानखेड़। कहीं कहीं इसमें मिलता है मान्यखेड़। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। दंत दुर्ग ने महाराजा धीरज परमेश्वर परम भट्टारक उपाधियों को उदाहरण की। देखिए एक चीज़ ये है, आपको कॉमन मिल रहा होगा कि महाराजा धीरज, परमेश्वर, परम भट्टारक, इनकी उपाधि धारण करते हो। ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं याद रखनी है, लेकिन यही उपाधि आपको याद रखनी है। कब याद रखनी है? जब कहा जाए कि यह पहला शासक था, यह पहला शासक था जिसने ये उपाधि धारण की, या यह अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था इस जिसने उपाधि। इसी पॉइंट को केवल याद रखना जिस भी शासक के बारे में चाहिए। बाकी हर किसी का महाराजा धीराज, परमेश्वर, ये सब पॉइंट जो है याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण प्रथम, इनको देख लेते हैं। कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राजा रवि कीर्ति वर्मा को अंतिम रूप से पराजित किया था एवं चालुक्य साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त किया था। किसने समाप्त कर दिया था? कीर्ति वर्मा ने। एलोरा में उसने ठोस चट्टान को काटकर महान शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, और वास्तुकला का आचार्य इसे ही माना जाता है। कृष्ण प्रथम ने शुभ तुंग अकाल वर्ष की उपाधियां धारण की थी। ठीक है। अमोघ वर्ष के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं पॉइंट जो है, कुछ थोड़े से पॉइंट बस और बचे हैं, बाकी उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। अमोघ वर्ष, इसने मानखेड़ नामक नगर बसाया। इसके आश्रम में जिनसे ने आदि पुराण, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह तथा सक्तायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की थी। अमोघ वर्ष ने स्वयं भी कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार की रचना की थी। कृष्ण तिथि, इन्हीं के समय तक्कोलम का युद्ध हुआ था, जो को परांतक प्रथम के बीच में हुआ था, और ये पराजित हुए थे परांतक। पल्लव वंश के बारे में देख लेते हैं। पल्लव वंश, इसमें 325 ईस्वी के लगभग कृष्णा और गोदावरी के मुहाने के बीच में प्रदेश उदित हुए हैं। सिंह विष्णु ने अवनी वंश, पृथ्वी का शहर जिसको बोला जाता है, लगभग 575 में सिंहासन रूढ़ हुआ था। किराता अर्जुनियम के लेखक जो भारवी थे, इन्हीं के संरक्षण में किससे? सिंह विष्णु के। नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके वातापी पर अधिकार कर लिया, जिसके उपलक्ष्य में उसने महामल्ल वातापी कुंड की उपाधि धारण की, और महामल्लपुरम की भी स्थापना आगे देख लेंगे आप, जहाँ पे बीच में कौन मिला था? प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जो थे शी जिनपिंग। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अगला पॉइंट। चीनी यात्री वेनसांग जो थे, ये इन्हीं के राजकाल में पल्लव राज की यात्रा की थी, और किसके शासनकाल में आए थे? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में थे, लेकिन इनके शासनकाल में पल्लव राज की यात्रा की थी। उसने कांची के निकट एक बंदरगाह वाला महाबलीपुरम का स्थापना की थी, बचाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसने राजसिंह आगमप्रिय शकर भक्त की उपाधि धारण की। ये बिल्कुल नहीं याद करना है आपको। इसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर था, महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का बनवाया था। महान संस्कृत कवि दंडिन, इनका उन्हीं का राज कवि था। किसका? नरसिंह वर्मन द्वितीय का। चलिए अब आगे डिस्कस कर लेते हैं चोल वंश। ठीक है, चोल वंश में क्या है? चीनी यात्री, अरब यात्री, मुस्लिम इतिहासकार एवं मार्को पोलो जैसे प्रारंभिक यूरोपीय द्वारा जानकारी प्राप्त होती है चोल वंश के बारे में। चोल वंश की जो महत्ता है, विजयालय द्वारा स्थापित वंश के साथ हुई थी। इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम, यह चोल सर्वोच्चता का वास्तविक संस्थापक था। वीर चोल एवं मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। तक्कोलम का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, और परांतक प्रथम को पराजित करके ही हुआ था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजेंद्र प्रथम उत्तम चोल गंगैड़ चोल की उपाधि धारण करती, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है तो याद रखना है। लंका नरेश महेंद्र पंचम को परास्त कर 1017 में सिंहल राज पर अधिकार किया। सिंहल राज कौन था? श्रीलंका। सिंहली और जो तमिल है, इनके बीच में अक्सर विवाद रहता है, कई बार इनके लेके ये सारी चीज़ें हुई है, और इन्हें दक्षिण का नेपोलियन बोला जाता है। किसको? राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट। अब आता है सल्तनत का, लेकिन सल्तनत काल हम आप सभी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा हो गया। अभी हम क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब हम आप सभी के साथ डिस्कस कर ले रहे हैं जो टॉपिक अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, तो उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो जरूर आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मौर्य वंश और गुप्त वंश संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्रगुप्त के बारे में सही नहीं है? ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें हम बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए
कौन सा सही नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में इसमें देखना है क्या प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीन बंधक कहा गया है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध एक वीड़ा प्रकार का सिक्का चलाया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और समुद्र के पिता का नाम रामगुप्त था, ये थोड़ा सा डाउट में आगे प्रश्न पूछते हैं। समुद्रगुप्त तो भारत के नेपोलियन के उपाध्याय, मतलब ये तीनों सही है, गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शिलालेख द्वारा 261 ईस्वी में हुए कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन का उल्लेख किया गया, तो शिलालेख 13 के द्वारा किया गया। दूसरे का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन मौर्यकालीन शासक था जिसने अति प्रसिद्ध उपाधि देवनाम प्रियदर्शी का उपाधि धारण किया था, तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा सम्राट अशोक। किसने सहिष्णुता एवं उदारता एवं करुणा के त्रिविध आकार पर राजधर्म की स्थापना की थी, तो ये भी आंसर जो हो जाएगा वो अशोक हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है इसमें किस गुप्त शासक को पराक्रमांक सर्वराजोच्छेता और लिच्छवी दोहित्र की उपाधि दी जाती है, तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो पांचवे का जो आंसर हो जाएगा वो समुद्रगुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, तो 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं इस पर। निम्न में से कौन से क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये जो क्षेत्र था वो कौन सा नहीं था, जल्दी बताइए, ठीक है। ये 7वें का जो आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। अशोक ने यहाँ पे क्या किया था, अशोक ने यहाँ पे धर्म प्रचार किया था और महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, लेकिन यहाँ पे इनका आधिपत्य नहीं था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन व्याकरण न्याय मीमांसा कवि एवं शैव मतावलंबी था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास होंगे, वीरसेन होंगे, अमर सिंह होंगे कि हर्षण होंगे। तो देखिए इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे, वीरसेन, और हर्षण किसमें थे, समुद्रगुप्त दरबार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीरसेन हो जाएगा, ठीक है। 8 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो राजा महाराजा आजा वश्य सबका काल है पटाव मतासी, पटाव मतलब पाटलिपुत्र, तो 9 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग का निर्माण कराया था, किसने कराया था, अशोक ने कराया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, धन्वंतरि में, तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशोक ने, ठीक है। उस घटना के बाद ही कई सारे कल्याणकारी अशोक के द्वारा करवाए गए थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या है। कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था, तो ये तो आपको जाहिर सी बात है याद ही होगा। 11 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। रज्जुक कौन थे, चोल साम्राज्य व्यापारी थे, मौर्य शासन के अधिकारी थे, गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग थे, शक सेना के अधिकारी थे, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा मौर्य शासन के अधिकारी थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो फाहियान किसके दरबार में था, जल्दी बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। देखिए पॉइंट क्या है, वीडियो के माध्यम से देखने का एक ही सबसे बेनिफिट होता है कि चीज़ें आपको याद सी हो जाती हैं, बाकी आप PDF के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं सारी चीज़ों को, और ऑलरेडी मैंने प्रक्रिया पूरी बता दी है। जैसे इस पर आप मैसेज करेंगे पेट 2022 लिख के, पेट 2022 लिख के जैसे ही मैसेज करेंगे आपको डेमो PDF किसी भी सब्जेक्ट का मांग सकते हैं, और पेमेंट ऑप्शन दिया जाएगा 99 रुपीज़ का पेमेंट करके आप कंप्लीट जो है जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई थी, तो सर्वाधिक जो प्रयुक्त होने वाली भाषा थी उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को भी बताना है, तो प्राकृत है। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो 15 का आंसर हो जाएगा। भाब्रू स्तंभ के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया था कि जो राजस्थान में मिला हुआ है, तो यहाँ के बारे में बताया था कि ये स्वयं को मगध के सम्राट के बारे में उल्लेख किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से देख लेते हैं। पहला भारतीय शासक जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया, तो ये सम्राट अशोक हो जाए। अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, प्रथम और 9वां, तो ये द्वितीय अभिलेख में किया गया है, मुख्य शिलालेख में किया गया है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको दिया गया है, तो जेम्स प्रिंसेप, CL कार्लाइल, RD महोदय, विंसेंट स्मिथ, तो ये जो थे RD महोदय नहीं थे, ये थे क्या, जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अशोक के शिलालेख को हो गया है स्तंभ इलाहाबाद स्तंभ के बारे में ये डिटेल्स दे रखी है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है, तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है, ये आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। अशोक द्वारा नियुक्त धर्म प्रचारक एवं उनके गंतव्य स्थान के आधार पर जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसको कहाँ कहाँ भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए, तो 20 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चलिए मैं बता रहा हूँ। महेंद्र को भेजा गया था, यहाँ महेंद्र के साथ में संघमित्रा को भी भेजा गया था, कहाँ पे,
जबकि यहाँ संघमित्रा दे रखा है महाराष्ट्र में, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। परम भागवत उपाधि धारण करने प्रथम गुप्तकालीन शासक कौन सा? जैसे मैंने आपको बताया कि सबकी उपाधि नहीं धारण करनी, ध्यान रखनी है, केवल प्रथम और अंतिम जरूर ध्यान रखना है। तो प्रथम के बारे में पूछा गया, तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रसिद्ध किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, अशोक। प्रयाग प्रसिद्ध जो जानकारी देती है वो क्या देती है? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अशोक की शिलालेख, उसमें वर्णित विषयों के आधार पे निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा, ठीक है, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा बिल्कुल सही है। पंचम शिलालेख में धर्म महामात्रक नियुक्ति, ये भी सही है। 11वां जो शिलालेख है उसमें आत्म संयम की शिक्षा, इसको देखते हैं। 13वें शिलालेख में कलिंग, मतलब ये सही है, पहला सही है, दूसरा सही, ये भी सही, तो यही गलत है। ठीक है, अगर एलिमिनेशन का मेथड भी आप कई जगह पे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने में, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्त कालीन जो स्वर्ण मुद्रा है वो क्या थी? दिनार। ठीक है, और जो चांदी का था उसको क्या बोला जाता था? रूपक। क्या बोला जाता था? रूपक। आई होप कि आप सभी ये समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जो कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास किसके शासनकाल में थे? कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। मौर्य, देखिए एक दो प्रश्न का अगर गलत जवाब होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, बाकी हम कोशिश करते हैं कि एक भी प्रश्न का जवाब गलत ना दिया जाए। मौर्यकालीन मंत्रियों अधिकारियों को उनके विषय संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सबसे पहले है समाहर्ता, ठीक है, आय का संग्राहक, बिल्कुल सही है। सन्निधाता राजकीय कोष का जो अध्यक्ष था ये था। कर्मांतिक जो थे उद्योगों कारखानों के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक प्रतिष्ठा नहीं कहे जाते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। प्राचीन भारत में किस शासनकाल को स्वर्णयुग बोला जाता है? तो प्राचीन भारत में स्वर्णयुग की जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है आपके गुप्त साम्राज्य को। ठीक है, गुप्त वंश में जितने मंदिरों का निर्माण किया, भव्य कलाओं का निर्माण हुआ है, उसके आधार पर इनका वर्णन किया जाता है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य काल का। और निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार 9 रत्नों में से एक नहीं थे? ठीक है, नहीं थे, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए कौन कौन से थे हम बता रहे हैं। वराहमिहिर थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, और यहाँ पे हरिशेन नहीं थे। हरिशेन किस में थे? समुद्रगुप्त में, और हरिशेन की जगह वीरसेन होता तो ये आंसर सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हरिशेन वाला आंसर गलत हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है आपके कहाँ से? सती प्रथा का पहला सबसे अभिलेख प्राप्त हुआ है तो ये एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मेरे हिसाब से हर्षवर्धन वगैरह आ जाएगा। हर्षवर्धन में जितने टॉपिक हमने डिस्कस किए उसके आधार पर प्रश्नों को बता देते हैं, और कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी बताने का। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। हर्षवर्धन के समय में कौन सा यात्री? तो हर्षवर्धन से मैंने बताया था वेनसंग, हाँ में दोनों का वो है, तो इससे वेनसंग हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के राजकवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राजकवि थे? तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये थानेश्वर से कन्नौज ले गए थे। ठीक है, हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तकों में, हर्ष के समय की सूचनाएं जो हैं वो किस पुस्तकों में उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका 4 का आंसर हो जाएगा बी, कल्हड़ के। कल्हड़ का जो है राज तरंगड़ी, उनके बारे में डिटेल्स दे रखा है। सम्राट हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलों का आयोजन किया गया था, करवाया था, तो ये कहाँ पे था? तो कन्नौज प्रयाग में था, और हर 6वें वर्ष ये करते थे, और 6वां जो सम्मेलन था इसमें ये स्वयं उपस्थित हुए थे। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले जब थ्योरी सेक्शन बता रहे थे वहाँ पे डिस्कस किया था। नर्मदा नदी सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को निम्नलिखित में से किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने यह कार्य किया था, और हराया भी था इनको, इनफैक्ट हराया भी था। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं? हर्षण समुद्रगुप्त, ठीक है, और कालिदास चंद्रगुप्त, ठीक है, और जो बाणभट्ट हैं इनको देख लेते हैं अभी, और जो नागार्जुन है ये कनिष्क है। ठीक, बाणभट्ट किसके दरबार में? ठीक है, हर्षवर्धन, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, यही वाला। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है, हर्षवर्धन की बल्लभी विजय थी, एक मिनट, हर्षवर्धन की जो बल्लभी विजय थी निम्नलिखित शिलालेखों में किसमें पाया जाता है? तो हर्षवर्धन का जो बल्लभी विजय होता है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में पाया जाता है। हर्षवर्धन के बारे में लिखित में से कौन सा सही है? वो पुष्यभूति वंश के थे, पुष्यभूति वंश के, तो ये फिलहाल ठीक है। फायानम चीनी यात्री हर्ष के दरबार में गए थे, ठीक है, और उसके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्री, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 9 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ये पुष्यभूति के वंश के थे, यही बिल्कुल सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। देखिए इनके दरबार में कौन आया था? वेनसंग आए थे पहला। दूसरी इनकी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, क्या थी? थानेश्वर थी, थानेश्वर, और बाद में क्या थी? कन्नौज। ठीक है, तो ये तीनों आंसर मतलब ये तीनों गलत हो जाएंगे, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो डिस्कस कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था? हर्षवर्धन द्वारा लिखा। देखिए ये उपयुक्त तीनों जगह प्रदर्शिका रत्नावली नागानंद, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है तो इसको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। प्रश्न संख्या 11, किसके निम्नलिखित किससे राजपूतों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता? ठीक है, तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, प्रयाग प्रशस्त से। प्रयाग प्रशस्त से कुछ और चीज़ों का उल्लेख मिलता है, कई सारी जानकारी, समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल्स मिलती है, सब सारी चीज़ें, युद्ध अभिलेख मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है आपका नागभट्ट प्रथम जो है वो प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, बिल्कुल सही। मिहिर आदि वरा की उपाधि धारण किया था इन्होंने, ये भी सही है। और कर्पूर मंजरी एवं काव्य मीमांसा के लेखक जो थे वो क्या थे? इसमें राजशेखर थे, ये बिल्कुल सही है। महिपाल गहड़वाल वंश के संस्थापक नहीं थे, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गोरी एवं जयचंद के बीच चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको हमेशा ध्यान रखना है, 1193 ईस्वी में। ठीक है, चंदावर का युद्ध। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछा कौन सा गलत कथन गलत है, और ये चीज़ जब भी ये प्रश्न है तो एक बार जरूर से ये पढ़िया करिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत, उसके आधार पर प्रश्नों का वो। ठीक है, बुंदेलखंड का नाम जिजाक भुगती, बिल्कुल सही। धनदेव एवं चंदेलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है धनदेव को। ठीक है, परमर्ददेव अंतिम स्वतंत्र चंदेल शासक था, ये भी बिल्कुल सही है। मालवा के परमार वंश की स्थापना ननुक ने की थी, यही बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित किस शासक ने सोमपुरी तथा विक्रमशिला बिहार की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला बिहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी। कश्मीर किस राजवंश द्वारा सूर्य का कश्मीर के किस राजवंश द्वारा, कुछ मतलब वर्ड छूट गए हैं। कश्मीर के किस राजवंश द्वारा सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण किया गया था? तो कश्मीर का जो प्रसिद्ध मंदिर था वो कारकोट वंश के द्वारा निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसमें, तराइन का प्रथम युद्ध, देखिए इसमें सुमेलन के तौर पर पूछा गया तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191-92, ये भी ठीक है। पृथ्वी राजरासों के रचनाकार चंद्र बरदाई थे, ये भी ठीक है। तो 17 में पूछा गया भैया, इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कीर्ति स्तंभ है, वो परमर्ददेव नहीं है। ठीक है, ये आंसर हो जाए। देखिए एलिमिनेशन मेथड आप अपना सकते हैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रतिहार वंश का महानतम शासक राजा भोज किसका उपासक था? तो प्रतिहार वंश का जो महानतम शासक था वो विष्णु का उपासक था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो स्थित मंदिरों का जो निर्माण करा था कुमारपाल ने कराया था। और नेक्स्ट है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें शासक देखो, एक बार तो उसमें पूछ लिया शासन में और दूसरा पूछ लिया किस शासन काल में। तो इसमें पहला तो इसमें हो गया कुमारपाल हो गया 19 का आंसर। दूसरा हो जाएगा चंदेल शासकों ने करवाया था। किस शासक ने पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? किस शासक को? ठीक है, किस शासक को पृथ्वीराज चौहान और राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय का। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये सब सारे उल्लेख जानते रहिए कि इस चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है, द्वितीय को बोला जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसमें। और अगला प्रश्न है इसमें, किस शासक ने महामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की थी? महामल तथा वातापी कुंड, महामल एवं वातापी कुंड की उपाधियां भी धारण की थी। तो अभी मैंने उल्लेख किया था जब मैं बता रहा था, प्रधानमंत्री सी जिनपिंग यहीं पे मिले थे। तो नरसिंह वर्मा प्रथम। निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ से प्रश्नों का श्रृंखला चालू हो जाता है किसका? दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का। तो ये जो प्रश्न है ये हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। कहाँ पे ये डिस्कस करेंगे? जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा देंगे तो ये बखूबी तरीके से अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया। जो मैंने कहा कि आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऊपर जो गिवन नंबर है उस पर, जैसे ही इन नंबर पर आप मैसेज करेंगे आपको डेमो PDF वगैरह हर कुछ सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं और अपने 5 मित्रों के साथ एटलीस्ट कम से कम शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है, 1-1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो में सारी चीज़ों को टाइप करना होता है, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।